हाय हेलो गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण आप सभी को। आज फिर मैं एक नया चैप्टर लेकर मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने। और वो चैप्टर बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि ये नॉर्मली जो हम लोग पीछे पढ़े थे उसी से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है। तो अगर आप सभी ने पीछे वाले रिवीजन किया होगा तो ये चैप्टर बहुत ही ईजी होने वाला है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं। तो आज जिस चैप्टर का पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि ये मैनेजमेंट का एक फंक्शन है जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इसका मीनिंग एंड डेफिनेशन, ये एक्चुअली में है क्या और इसका काम क्या होता है। इसके डेफिनेशन से पहले हम लोग समझते हैं। तो ये चीज मैं आपको बताया कि पहले वाले जो हम लोगों ने पढ़ा था मैनेजमेंट के बारे में कि मैनेजमेंट का कौन कौन सा फंक्शन होता है, उसी का एक फंक्शन है। और उसमें से कौन सा फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन है, यानी कि सेकेंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। और मैंने आपको बताया भी था कि जितने भी 5 फंक्शन हैं जिसका शॉर्टकट ट्रिक था पॉस डीसी। पॉस डीसी फिर से मैं आपको बताता हूं क्योंकि मतलब आगे आने वाले समय में भी मतलब जो चैप्टर आगे पढ़ने वाले हैं उसमें भी आ रहा है। पॉस डीसी मतलब होता है पॉस से प्लानिंग, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने ये चैप्टर पढ़ लिया है। सेकेंड होता है ओ से ऑर्गेनाइजिंग, जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसका मतलब इसका थर्ड होता है जो कि होता है स्टाफिंग। स्टाफिंग अभी पढ़े नहीं है, इसके बाद ही हम लोग स्टाफिंग पढ़ेंगे। और इसके बाद होता है डी से डायरेक्टिंग, और सी से होता है कंट्रोलिंग। तो ये आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि हर पे एक एक चैप्टर डेडिकेटेड है। तो पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो टाइटल तो एटलीस्ट याद हो ही जाएगा। तो आप इस चीज का फिक्र मत करो, बट हाँ ये याद रखना कब कब कौन सा चैप्टर आने वाला है कि फर्स्ट फंक्शन कौन है, सेकंड फंक्शन कौन है, थर्ड फंक्शन कौन है। ऐसे करके आपको याद रखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि डिफिनेशन लिखते समय आपको ये बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। अब चलते हैं आगे। सेकेंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हो गया। अब आते हैं ग्रुपिंग सिमिलर एक्टिविटीज, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग का मेन काम ही होता है हर चीज को ऑर्गेनाइज वे में करना। एक यानी कि एक ऑर्डर में कि एक चीज होगा फिर उसके बाद दूसरा चीज होगा, तो एक ऑर्डर में हो गया। और ऑर्गेनाइजिंग हर चीज एक सुटेबल जगह पे रहना। जैसे कि मुझे अगर अभी पढ़ाना है तो मुझे पेन की जरूरत पड़ेगा, तो पेन हमेशा ब्लैक बोर्ड के पास में रहेगा ताकि मैं कभी भी आऊं तो इधर उधर मुझे ढूंढना ना पड़े, आसानी से मिल जाए। तो ये ऑर्डरली वे में वहां पे रखा हुआ है, यानी कि एक अच्छे से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। और ऐसे ही बिजनेस में होता है, जो सामान, जो मटेरियल, जो रिसोर्सेज जहां पे जरूरत पड़ता है वो वहां पे होना चाहिए, उसी को कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। और इससे हम लोग का टाइम, एनर्जी और पैसा और रिसोर्सेज का वेस्टेज बहुत ही कम होता है। आई होप कि ये चीज समझ में आया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं ग्रुपिंग सिमिलर एक्टिविटी। अगर एक तरह का ग्रुप मतलब एक्टिविटीज है तो सारे को एक जगह करना, यानी कि जो भी सिमिलर एक्टिविटीज है उसको मतलब एक जगह करने का मतलब है जैसे कि हम लोगों को एक कंप्यूटर का कुछ बनाना, कंप्यूटर से रिलेटेड, तो उसको एक डिवाइड कर देंगे एक ग्रुप में जो कि सिर्फ टेक्निकल चीज देखेगा, कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी टेक्निकल होगा। तो ग्रुप सिमिलर एक्टिविटीज का बन गया कि जितना भी कंप्यूटर से रिलेटेड होगा वो अलग एक ग्रुप है वो देखेगा। तो उस चीज को डिवाइड करना जो भी सिमिलर एक्टिविटीज है उससे रिलेटेड। अब आगे बढ़ते हैं। डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ इंटरप्राइजेज, मतलब ये डिसाइड करता है कि इंटरप्राइजेज का क्या मतलब गोल होने वाला है। गोल कहने का मतलब है कि एक ग्रुप बना तो इसका क्या काम होगा, एक डिफाइन करेगा। फिर उसके बाद बता रहा है फिर उसके बाद बता रहा है ग्रुपिंग एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि उस जैसे कोई ग्रुप है का एक्टिविटीज है दो चार को एक ही चीज से रिलेटेड, तो उसका डिपार्टमेंट बढ़ गया तो वही डिपार्टमेंट से रिलेटेड हर चीज वहां पे चला जाएगा, यानी कि वो एक बढ़ जाएगा, अलग हो जाएगा एक डिपार्टमेंट में। अब आगे बढ़ते हैं। स्टेबलाइजिंग द ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दो वर्ड है, बहुत ही कॉमन है। कॉमन इसलिए है क्योंकि हर जगह बिजनेस में यूज होने वाला है। हर जगह करने का मतलब है अप्रोक्सीमेटली बिजनेस में जो हम पढ़ने वाले 5 फंक्शन इसमें तो होगा ही, और ये डिफिनेशन लिखने में बहुत ज्यादा काम आएगा। तो ये चीज हमेशा याद रखना। क्या क्या की ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पहले समझते हैं ऑथोरिटी क्या होता है, फिर उसके बाद समझेंगे ऑथोरिटी और फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो
ऑथोरिटी यानी कि मेरे पास जो पावर है, जो पावर कहने का मतलब है जो मेरे पास अधिकार है, जो मुझे मिला है कुछ करने का, उसको कहते हैं ऑथोरिटी। जैसे कोई सीनियर होता है और कोई जूनियर होता है, तो सीनियर के पास पावर है कि वो ऑर्डर दे सकता है जूनियर को, तो एक उसके पास एक ऑथोरिटी है। और जूनियर को जो पावर मिल रहा है तो कौन दे रहा है, सीनियर दे रहा है। और सीनियर दे रहा है तो सिर्फ पावर नहीं देता है, बल्कि जैसे कि सीनियर के पास ऑथोरिटी है, जूनियर को दिया तो एक उसके पास पावर हो गया। बट सीनियर के साथ सिर्फ ऑथोरिटी नहीं है, बल्कि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलता है कि तुमको ये पोजीशन पे रखा जा रहा है तो तुमको उस हिसाब से काम भी दिया जाएगा। काम जैसे कहने का मतलब है कुछ गोल दिया जाएगा, उसको पूरा करना है, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो किसी भी हाल में पूरा करना ही होगा। और इसको मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था जिसमें मैनेजमेंट डिस्कस किया था, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि क्या होता है ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे मैं अभी जस्ट शॉर्टकट में बता रहा हूँ। ऑथोरिटी मतलब जो पावर होता है, जो राइट्स होता है वो हो गया, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब वो राइट्स का यूज करके वो काम को करना है। सिर्फ पावर वैसे नहीं दिया गया है, मतलब आप सीनियर होते इसका मतलब ये नहीं कि जूनियर को कुछ भी कहोगे करने के लिए, बस ऐसे ही टाइम पास करवाओगे, जो मना है वो करोगे, ऐसा नहीं होता, बल्कि वही काम करवा सकता है जो उसको मिला है। जैसे कि कोई सेल्स मतलब एक सेल्स डिपार्टमेंट का हेड है और उसके पास सबऑर्डिनेट बहुत सारे लोग हैं, तो सेल्स डिपार्टमेंट का काम है कि जितने भी सबऑर्डिनेट है उनको काम दे सेल्स से रिलेटेड, ताकि कंपनी का ग्रोथ हो, सेल्स बढ़े। ना कि वो काम देगा कि जाओ मेरे घर से जाकर वहां से कुछ सामान लेकर आओ, तो वैसा कुछ नहीं कह सकता है। उसको वही चीज से काम करवाना होगा जो चीज उसको मिला है, तो अपने अथॉरिटी का यूज करते हुए अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करवाएगा। यानी कि अथॉरिटी हेल्प करता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है उसको पूरा कराने में। और ये रिलेशनशिप बन जाता है, क्योंकि अथॉरिटी कौन देता है, सीनियर देता है जूनियर को, तो जूनियर और सीनियर में रिलेशनशिप बनता है। और दूसरा रिलेशनशिप बनता है कि अथॉरिटी हमेशा सिर्फ अथॉरिटी एक मतलब एक बार नहीं आता कि सिर्फ तुमको का मतलब सीनियर हो तो सिर्फ जूनियर को जो चाहो करवा दो, तुम्हारे पास मतलब ये राइट्स और कहो कि पावर है, ऐसा नहीं होता। अथॉरिटी जब भी आता है, जब और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में आता है, उसके साथ कुछ ना कुछ काम जुड़ा हुआ रहता है। एक और एग्जांपल मैं आपको सिंपल सा देता हूं, अगर कोई सेल्स पर्सन है उसको 10% डिस्काउंट देने का राइट्स मिला है, यानी कि उसको अधिकार है, तो अधिकार यानी कि अथॉरिटी है, वो दे सकता है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन ये भी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि तुमको महीना में लगभग 100 को सेल करना है, तो बस करना है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ, उसको यूज करके कर सकता है, क्योंकि डिस्काउंट देगा तो ज्यादा लोग लेगा, तो उससे फायदा हो गया कि सेल जल्दी से निकल गया, इसीलिए इसका रिलेशनशिप एक बन जाता है। अब आते हैं क्रिएशन ऑफ हायरार्की एंड सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। मतलब कहने का सिंपल मतलब है कि एक रिलेशनशिप बनता है सुपीरियर और जूनियर में। चलो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक रिलेशनशिप बनता है, रिलेशनशिप कैसा, एक होता है जो हेड है और एक होता है सबऑर्डिनेट है, उसके में जो काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप बना, क्या ये इंसान इस सारे को ऑर्डर दे सकता है, ऑर्डर दे सकता है तो सिर्फ यही ऑर्डर दे सकता है। और एक रिलेशनशिप क्या बना कि ये सारे जूनियर है, किसको रिपोर्ट करेगा, ये सीनियर को रिपोर्ट करेगा, जो भी काम होगा जो भी कुछ होगा तो सीनियर को रिपोर्ट करेगा। तो एक हायरार्की बनता है कि ऊपर से ऑर्डर आता है, कहां से ऑर्डर आता है, ऑर्डर ऊपर से आता है, और हायरार्की में जो सबसे टॉप लेवल होता है उसके पास सबसे ज्यादा पावर होता है, तो वही ऑर्डर देता है। तो सिर्फ ऑर्डर नहीं देता है, बल्कि उसके साथ साथ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहता है। इसके पास पावर है बहुत ज्यादा, मान लो टॉप ए लेवल है, ए है, ए के पास पावर है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है कि ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना है, उसके पास ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। जैसे ही वो धीरे धीरे नीचे आता है, ए के बाद फिर बी आया, फिर सी आया, तो सब के पास से क्या घटते जाता है, इस सब के पास से घटते जाता है, और वो है ऑथोरिटी। ऑथोरिटी हमेशा घटते रहता है, जैसे ही नीचे आओगे वैसे ही ऑथोरिटी घटेगा। उसके साथ साथ और एक चीज क्या घटेगा, उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी घटेगा। क्या घटेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए घटेगा क्योंकि ये पूरा कंपनी को मैनेज कर रहा था और ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट को मैनेज कर रहा था। उस डिपार्टमेंट का एक छोटा सा गोल होगा, ये पूरा कंपनी को मैनेज कर रहा था, पूरा बड़ा गोल होगा। तो इसके हिसाब से जैसे जैसे पावर घटा वैसे 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 रिस्पॉन्सिबिलिटी घटा। इसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मेरे डिपार्टमेंट के अलावा दूसरे डिपार्टमेंट कर रहा है काम, उससे हमको कोई मतलब नहीं है कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसको सिर्फ अपने डिपार्टमेंट से मतलब है, क्योंकि ये सिर्फ सी लेवल में देख रहा है तो इसको सी लेवल से मतलब है। लेकिन जो ए है वो पूरे कंपनी को देख रहा है, जो पूरे फॉर्म है ना वो कंपनी है, वो कंपनी को देख रहा है, क्योंकि सब डिपार्टमेंट से इसको मतलब है, तो सब डिपार्टमेंट को देखना इसका काम है। तो इसके पास पावर ज्यादा है, उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा होता है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं प्रोसेस क्या क्या होते हैं।
मतलब कैसे कैसे यहाँ से होता है। तो पहला प्रोसेस होता है ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफिकेशन, यानी कि पहले खोजना, फिर उसके बाद होता है डिवीजन ऑफ वर्क। पहले खोजना है कि किस चीज का मुझे ऑर्गेनाइजेशन में कमी है, ग्रुप बनाना चाहिए। जैसे कि आज की डेट में एक एआई बूम है, मतलब एआई बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसको जरूरत पड़ा कि नहीं एआई का कि मुझे डिपार्टमेंट बनाना चाहिए कि जितना भी एआई का काम होगा वो सारा ए डिपार्टमेंट देखेगा। तो पहले आइडेंटिफिकेशन कर लिए कि अभी कौन सा ग्रुप बनाना चाहिए, तो आइडेंटिफिकेशन हुआ, उसके बाद फिर डिवाइड कर दिया, डिवाइड मतलब एक अलग से ग्रुप बना दिए, ए हो गया। फिर आता है डिपार्टमेंटेशन ऑन क्रिएटिंग द डिपार्टमेंट, जैसे कि फिर आइडेंटिफाइड किए, फिर डिवीजन किए, फिर उसके बाद डिपार्टमेंट बना दिए, मतलब एक डिवाइड हो गया। तो डिवाइड होने के बाद फिर एक साथ लोग वहां पे ढेर सारा काम करेंगे, एक साथ ढेर सारा काम करेंगे, तो ढेर सारा काम करेंगे तो नॉर्मल सी बात है एक डिपार्टमेंट बन गया, मतलब एक डिपार्टमेंट बन गया, तो इसमें बहुत सारे लोग काम करेंगे, मतलब तो फिर यहाँ पे एक तो डिपार्टमेंट हो गया ना, यहाँ का भी कोई हेड होगा, क्या होगा, हेड होगा, ये डिपार्टमेंट का कोई तो एक हेड होगा ना ऊपर, तो हेड हो गया, तो एक डिपार्टमेंट हो गया, क्योंकि एक अलग हो गया। पहला इसमें आइडेंटिफाई किए, फिर डिवाइड किए, डिवाइड करने के बाद एक डिपार्टमेंट में बांट दिए। फिर उसके बाद क्या किए, असाइनिंग द ड्यूटी, जैसे कि कोई हेड होगा तो हेड कोई ड्यूटी दिए कि जितना भी एआई वाला काम आएगा तुमको देंगे, और तुमको क्या करना है, जितने भी तुम्हारे पास जितने भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं वो सारे में बांट देना है, जो जो चीज़ उस लायक है। तो जैसे कि कोई काम आया कि तुमको प्रेजेंटेशन बनाना है, तो प्रेजेंटेशन का एक लोग था तो उसको दे दिया गया। किसी को काम आया कि नहीं तुमको वीडियो एडिट करना है, तो वीडियो एडिट करना था तो उसका एक काम आया तो कुछ दूसरे लोगों को असाइन कर दिया गया। जो भी तुम्हारा वीडियो एडिटिंग वाला कभी भी काम आएगा डिपार्टमेंट, तो तुम देखोगे, तो उसके हिसाब से फिर ड्यूटी भी असाइन कर दिया गया सबको उसी के हिसाब से। फिर स्टेबलाइजिंग द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप मतलब कहने का मतलब बनने के बाद या फिर उसको ऑर्डर कौन दे सकता है, ये चीज बनाना। जैसे कि यहाँ का जो भी हेड होगा डिपार्टमेंट का, वो डिपार्टमेंट का हेड ये मतलब काम देगा, सबसे पहले काम देगा उसको करने के लिए, फिर उसके बाद काम होने के बाद ये किसको कहेगा, रिपोर्ट करेगा, हेड को करेगा, न कि और भी लोग काम करेगा उसको तो नहीं करेगा ना, नहीं करेगा। तो वैसे ही एक रिलेशनशिप बन गया इन सभी के बीच में, जो साइनिंग हो गया, रिलेशनशिप बना, और फिर वो रिपोर्ट करेगा जो उसका हेड है। हेड किसको रिपोर्ट करेगा, फिर हेड करेगा वो अपने ऊपर वाले हेड को। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग अगर करते हैं मतलब इंपॉर्टेंस क्या है, अगर हम ऑर्गेनाइजिंग करेंगे तो उसका खासियत क्या होगा, मुझे फायदा क्या होने वाला है वो चीज समझते हैं। तो पहला बेनिफिट है स्पेशलाइजेशन। अगर हम हर चीज को ग्रुप बाय ग्रुप डिवाइड कर देते हैं, तो एक ग्रुप का काम है सिर्फ एक ही चीज पे काम करना, एक ही चीज को ज्यादा अच्छे से करना, तो उस चीज पे वो ध्यान देगा तो उस चीज में बहुत अच्छा कर सकता है। और अगर सबको हम एक साथ मिला दें तो अच्छे से कोई काम नहीं करेगा, वो थोड़ा सा उस पर ध्यान दे रहा है, थोड़ा सा उस पर ध्यान दे रहा है, तो किसी भी चीज में अच्छे से काम नहीं हो पाएगा। इसलिए ऑर्गेनाइजिंग में ग्रुप और डिपार्टमेंट बनाने से ना अफेक्टिव होता है और स्पेशलाइजेशन आता है, यानी कि और अच्छे से होता है। अब आते हैं क्लैरिटी इन द वर्किंग रिलेशनशिप। वर्किंग रिलेशनशिप क्लैरिटी मतलब कि उसको पता है कि किसको रिपोर्ट करना है, मुझे क्या काम करना है और मेरे पास क्या काम आने वाला है, वो चीज क्लियर होता है। वैसा नहीं होता कि किसी को कुछ भी काम उठा के दे दिए, नहीं, वो डिपार्टमेंट में है, जैसे कि को वीडियो एडिटिंग का काम असाइन हुआ तो सिर्फ वो वीडियो एडिटिंग का ही काम करेगा, उसके अलावा वो कोई काम नहीं करेगा। तो एक क्लियर है उसके बारे में कि उसको वीडियो एडिटिंग वाला काम देगा और उसी पे वो ध्यान देगा, इससे क्लियरिटी मिलती है काम पे। फिर होता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। जब हर ग्रुप में अलग अलग डिवाइड होगा, मतलब ग्रुप बाय ग्रुप डिवाइड हो जाएगा, तो हर के पास अलग अलग रिसोर्सेस होगा, और एक इंसान उस काम को बार बार कर रहा है तो उसको पता है क्या क्या मुझे रिसोर्सेस चाहिए, और उसके पास वो चीज रिसोर्सेस होगा तो ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर पाएगा, क्योंकि उसको अच्छे से पता है, उसको काम करते करते एक्सपीरियंस हो गया है कि मुझे कितना रिसोर्सेज का यूटिलाइज करना चाहिए और कितना मुझे बचाना चाहिए, और कम से कम में हम कैसे ज़्यादा आउटपुट क्रिएट करके दे सकते हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज हो जाता है जो एक्सपीरियंस हो जाता है उस फील्ड में, तो उससे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अगर कोई इंसान बार बार बदले, कभी वो आए कभी वो आए, तो उसको पता थोड़ी रहेगा यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, सबका अलग अलग होगा। लेकिन एक इंसान काम करता है तो उसमें स्पेशलाइजेशन आ जाता है और उसको बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाता है कि कब क्या कैसे करना चाहिए। अब आते हैं फिर उसके बाद अडॉप्शन ऑफ चेंजेस, डायनेमिक इन्वायरमेंट। देखो ऑर्गेनाइजिंग करने से एक और फायदा है कि हर चीज ग्रुप ग्रुप में मतलब ग्रुप बाय ग्रुप बटा हुआ है,
तो फिर किसी भी चेंज होगा तो हम ऊपर से बोलेंगे तो आपका हेड रहेगा, तो हेड इजली मतलब हम सबको करवाने चाहिए कि चलो चेंज कर देते हैं, ये चीज़ करो, एक चीज़ करो, एक चीज़ करो, सबको कहेंगे तो बड़ा प्रॉब्लम होगा। लेकिन हम सिर्फ उसके हेड को कहेंगे, हेड अपने सबऑर्डिनेट को कहेगा, तो इजीली सब चीज़ किया जा सकता है। यानी कोई चीज़ का बदलाव हुआ तो उस हिसाब से बदलाव में ढलना आसानी हो सकता है। और ये इसमें एक और बेनिफिट है कि वो उसमें बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज हो गया और उसको थोड़ा सा और उसमें चेंज होने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि किसी भी चीज को यानी रूल्स रेगुलेशन एक सिस्टम बनाना बहुत ही आसानी होगा, क्योंकि हर चीज को एक ग्रुप बाय ग्रुप बांटा हुआ है, ऐसा नहीं सब मिक्सचर है, इसलिए इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होगा, अच्छे से हर चीज किया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस से गुजरेगा। फिर होता है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, जब कंपनी ग्रो करता है तो ऐसा नहीं जरूर पड़ता है कि हर इंसान को हर चीज फिर से सिखाया जाए या फिर हर चीज दोबारा से किया जाए, नहीं, जो चीज का जरूरत बढ़ने लगता है उस हिसाब से उस चीज का ही काम होता है। जैसे कि टेक्निकल डिपार्टमेंट का जरूरत बढ़ रहा है तो उस डिपार्टमेंट को ही और लाया जाएगा, नहीं कि पूरा कंपनी में ही लोगों को हायरिंग करना जरूरत पड़ जाएगा, नहीं, इससे पता चलता है क्या एक्चुअली में करना चाहिए। और ग्रोथ और एक्सपेंशन में इसलिए बहुत ही ज़्यादा आसानी होता है और ज़्यादा ही हेल्प करता है। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, इससे डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल होता है, मतलब कि जो भी इम्प्लॉय वहाँ पे काम करे उसका ग्रोथ होता है। जैसे कि एक इंसान एक ही चीज़ को बार बार काम करता है, जाहिर सी बात है उस चीज़ में वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हो जाएगा और बहुत ही अच्छा हो जाएगा, उसका ग्रोथ भी तो हुआ, मतलब पहले इतना ही करता था अच्छे से, फिर उसका ग्रेड थोड़ा सा बढ़ा, फिर थोड़ा सा बढ़ा, क्योंकि वो बार बार एक ही काम को करते रहता है। और हम सब जानते हैं कि हम एक ही काम को बार बार करेंगे तो उसी चीज में हम स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, यानी कि बहुत अच्छा बन जाते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं ऑर्गेनाइजिंग द स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मतलब फोरमैन, फ्रेमवर्क एंड ब्लूप्रिंट। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि मैंने बताया कि हर रिसोर्सेस उसी जगह होना चाहिए जहां पर उसका जरूरत है। इससे होता क्या है ना कि एक ब्लूप्रिंट बन जाता है, कि हम एक ब्लूप्रिंट रखते हैं, मतलब ब्लूप्रिंट मतलब क्या होता है, एक नक्शा जो अभी हुआ नहीं है बट होने वाला है, बट होगा कैसे, वो पहले से मुझे पता है कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। जैसे कि प्लानिंग किए थे, उसमें क्या हुआ था, प्लानिंग किए थे कि हमको क्या क्या करना था, एक रोड मैप बनाए थे। उसी तरह हम ऑर्गेनाइजेशन में भी वही करते हैं। जब ऑर्गेनाइजिंग करते हैं ना, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन में हमको यहाँ तक पहुँचना है, तो मैंने बताया था आपको कि जो प्लानिंग होता है, तो प्लानिंग का काम क्या होता है कि प्लानिंग हम किए कि यहाँ तक कैसे पहुँचना है, तो ये रास्ता से पहुँचना है। तो वैसी तरह हम ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं कि इस रास्ता से जाएंगे तो क्या क्या मुझे जरूरत पड़ेगा, यहाँ पे कितना रिसोर्सेस लगेगा, यहाँ पे कितना रिसोर्सेस लगेगा और यहाँ पे कितना लगेगा, इस सारा चीज का एक ब्लूप्रिंट मेरे पास होता है और मुझे पता होता है कहाँ पे क्या क्या जरूरत लगने वाला है, ये चीज होता है। फिर होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर यानी कि जो चीज से काम होता है वो क्या क्या होता है, तो उसमें होता है डिपार्टमेंट्स बेस्ड ऑन द फंक्शन, जो भी फंक्शन से रिलेटेड होता है उस पे डिपार्टमेंट होता है। फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट जो कि फंक्शन से रिलेटेड है। फिर सुटेबल फॉर द सिंगल प्रोडक्ट, और ये एक प्रोडक्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि हर चीज़ के लिए एक एक डिपार्टमेंट बना हुआ है। जैसे कि एक फैक्ट्री है तो उसमें साबुन का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, साबुन के साथ साथ उसका लेबलिंग का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, एक जगह पैकेजिंग का हो रहा है, तो सबका अलग अलग डिपार्टमेंट रहता है, तो ईजी होता है हर चीज़ में आसानी से हो किसी भी चीज़ को करना, क्योंकि उसको एक चीज़ पे ध्यान देना तो एक चीज़ पे देगा, दूसरा एक चीज़ पे देगा, तो हर चीज़ अच्छे से हो सकता है और एक चीज़ के लिए, एक प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। लीड टू ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन मतलब होता है, स्पेशलाइजेशन मतलब बहुत ही खास, और ऑक्यूपेशनल मतलब उसी तरीके से, मतलब जो एक कंपनी है, एक बिजनेस है, उसका मेन गोल क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाना या फिर कोई सर्विस को बेचना, तो वो जो मेरा कोर एक्टिविटीज होता है ना, उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है, यानी कि स्पेशलाइजेशन आ जाता है। फिर होता है मतलब इसके कारण से स्पेशलाइजेशन आ जाता है, लीड्स मतलब इसके कारण से। फिर एडवांटेज, इसका एडवांटेज क्या है, गुड कंट्रोल, जैसे कि मैंने बताया था, पहले समझे थे कि एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो इफेक्टिव हो जाता है, यानी कि जो कंट्रोलिंग होता है वो आसानी से होता है। फिर कोऑर्डिनेशन, यानी कोऑर्डिनेशन कहने का मतलब है जो चीज एक इंसान, जैसे कि एक यहाँ पे किया, एक यहाँ पे काम किया, तो दोनों को मिलाना और एक गोल को पूरा करना बहुत ही इजी हो जाता है, दोनों में कोऑर्डिनेशन बनाना, यानी कि दो दो डिपार्टमेंट है, दोनों को डिपार्टमेंट का काम मिलाकर करना। फिर होता है लो कॉस्ट, और कॉस्ट भी कम लगता है। फिर डिसएडवांटेज क्या होता है, इनफ्लेक्सिबिलिटी,
मतलब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा नहीं होती है। अगर तुम सोच लिए कि मुझे इतना इतना रिसोर्सेज ज़रूरत पड़ेगा और अचानक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गया, यानी कि इन्वायरमेंट भी चेंज हो गया, तो अगर करते हो बहुत ही ज़्यादा चेंज तो फिर पूरे ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्ट पड़ेगा। इस वजह से एक चीज़ को बदलाव करना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, और एक चीज़ बदलाव करते हैं तो पूरा हमारा ऑर्गेनाइज किया ऑर्गेनाइजेशन पूरा इफेक्ट पड़ता है, और हमारा ऑर्गेनाइजिंग जो हम प्रोसेस किए वो पूरे प्रोसेस पे इफेक्ट पड़ता है, तो हम नहीं कर पाते हैं। फिर होता है डिफिकल्टीज इन फिक्सिंग द अकाउंटेबिलिटी, यानी कि एक इंसान को अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं कर सकते। जैसे कि एक सुपर हेड होता है, फिर उसके बाद हेड होता है, फिर उसके बाद सबऑर्डिनेट होता है। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हेड पर हो या फिर सुपर हेड पर हो या फिर हेड पर हो। यानी कि जो होता है ना, ये चीज़ हम लोग पढ़े थे ना कि जिसमें होता है टॉप लेवल, मिडिल लेवल और ए लोअर लेवल। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि सिर्फ यही रिस्पॉन्सिबल हो, या फिर ये जो मिड लेवल है तो सिर्फ यही रिस्पॉन्सिबल हो, या फिर यही रिस्पॉन्सिबल है। कोई एक रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता है, इसमें तीनों रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, यानी कि अकाउंटेबिलिटी लेगा एक करने का कि नहीं किए तो हम इसके लिए हम जिम्मेदार हैं, तीनों जिम्मेदार होगा। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कभी इसको कह दोगे तो ऐसा कभी नहीं कि इसका ये भी जिम्मेदार हो सकता है, ये भी जिम्मेदार हो सकता है। तो एक कभी नहीं कहा जा सकता कि कोई एक इंसान है, तो इसके लिए प्रॉब्लम होता है कि हम किसको क्या कहें। फिर इसका डिविजनल, डिविजनल मतलब डिवाइड, डिपार्टमेंट ऑन द प्रोडक्ट, मल्टी प्रोडक्ट, हम अगर बहुत सारे प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उस हिसाब से डिवाइड कर दिए, क्यों डिवीजन अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट। फिर लीड टू प्रोडक्शन स्पेशलाइजेशन, प्रोडक्शन स्पेशलाइजेशन, हम कोई प्रोडक्ट कर रहे हैं ना, प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें हम बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हो जाना, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट कर रहे हैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट में ही स्पेशलाइजेशन का भी काम होता है यहाँ पे। एडवांटेज क्या, प्रोडक्ट परफेक्शन, इजी एक्सपेंशन, प्रोडक्ट में परफेक्शन आता है, जो भी काम करे प्रोडक्ट अच्छा बनते जाता है, और इजी एक्सपेंशन हो जाता है। प्रोडक्ट एक बना रहे हैं तो 10 बना सकते हैं, 10 बना रहे हैं तो 100 बना सकते हैं। एक्सपेंशन करना इजी हो जाता है क्योंकि सारा चीज़ ऑर्गेनाइज किया हुआ है, हर चीज़ को डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट में बांटा हुआ है। फिर एडवांटेज, डिसएडवांटेज, कॉन्फ्लिक्ट, क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है एक दूसरे में। फिर इग्नोरेंस, फिर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, इग्नोरेंस ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट होता है ना उसको कभी कभी इग्नोर किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट मतलब हर इंसान का एक ही गोल होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो होता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना। तो कभी कभी होता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल ना देखकर सिर्फ अपना गोल देखा जाता है। जैसे कि कोई डिपार्टमेंट है, कोई डिपार्टमेंट में अगर सिर्फ ये डिपार्टमेंट इसका गोल रहेगा वीडियो एडिटिंग करना, तो वीडियो एडिटिंग तक ही लिमिट रह जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है कि पूरे काम को ऑर्गेनाइजेशन को देखे, ये एडिट करेगा आई दे देगा, अब इतना ही काम रहा। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का तो ये काम सिर्फ नहीं ना है, ऑर्गेनाइजेशन का पूरा काम है वीडियो प्रोडक्शन से लेकर वीडियो पब्लिश तक, और उसको कैसे भी ऑडियंस तक ज़्यादा से ज़्यादा व्यू पहुँचाएं। तो पूरा काम ये लोग नहीं देख पाता है, इसलिए थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम होता है। अब आते हैं आगे, हो गया। अब आता है टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें नॉर्मली 2 टाइप होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल जैसे कि बड़ी बड़ी मल्टी मिलियन कंपनी होता है, एमएनसी जो मल्टी नेशनल कंपनी होता है, एमएनसी जैसे कि टाटा है, मल्टी नेशनल कंपनी, नेशनल कंपनी, ये सब जो कंपनियां होती है ना, ये ज़्यादातर फॉर्मल ही होती हैं, क्योंकि बिना फॉर्मल के ऑर्गेनाइज हो ही नहीं सकता। लेकिन जितने भी आप छोटे छोटे बिजनेस देखते हो ना, स्मॉल बिजनेस, वो एमएनसी जो सारा होता है वो ज़्यादातर होता है स्मॉल, मतलब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज़ ऑर्गेनाइज होता है, हर एक एक स्टेप के बाद होता है, यानी कि जो भी हम समझते हैं ना, सब ऑर्डिनेट और जो मेन हेड होता है, ये सारा ज़्यादातर फॉर्मल कंपनी में होता है, इनफॉर्मल कंपनी में नहीं होता है। और ये चीज़ हम इसी में ज़्यादातर ऑर्गेनाइजिंग देखेंगे तो ज़्यादातर हम इसी में देखते हैं। और इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑर्गेनाइजिंग होता है और जितना भी पोस्ट डीसी पर फंक्शन सारा इसी में होता है, और इसमें बहुत ही कम होता है। इसमें ज़्यादातर फ्रेंडली होता है, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, रिलेशनशिप अच्छा होता है। बट इसमें वैसा नहीं होता, यहाँ पे अपना अपना काम पे ध्यान दो, रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता, फ्रेंडली नेचर नहीं होता, फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं होता है। यहाँ पे हर चीज़ अच्छे से डिसिप्लिन, एडमिनिस्ट्रेशन और एक स्टेप बाय स्टेप काम होता है, बट यहाँ पे नहीं होता। और आई होप कि ऑलरेडी आपको पता होगा फॉर्मल और इनफॉर्मल, ऑलरेडी आपने पहले भी पढ़ा था और 9th 10th में भी पढ़ा है, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में।
फिर ऑथोरिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डेलीगेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। इसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो इससे मैं थोड़ा सा इजी भाषा में मैं आपको समझाता हूँ और थोड़ा सा ध्यान से इसको आप सुनिएगा। वो क्या है डेलीगेशन। डेलीगेशन पता है क्या होता है? डेलीगेशन मतलब मेरे पास कुछ काम है, एक हेड है, ठीक है, हेड ए है और इसके पास 20 सबऑर्डिनेट है, ठीक है। ए इस काम को इसको दे देगा, मतलब इसके पास काम है कि 100 सेल करना है, ठीक है, 100 गो सेल करना है। ये काम को 2 गो में दे दिया, मतलब ए और सी में सब ऑर्डिनेट है, 50 को ये दे दिया और 50 को इसको दे दिया सेल करने के लिए, ठीक है, सेल करने के लिए। तो ये अपने काम को तो किया नहीं, बल्कि उसको किसको कहा? बी और सी को कहा करने के लिए, और ये कुछ और काम को किया या फिर उसी काम में हेल्प किया इन दोनों को। तो ये होता है डेलीगेशन। और डेलीगेशन एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ये सबऑर्डिनेट है, इसके पास उतना नॉलेज नहीं है, बट इसके पास नॉलेज है, तो इसको हेल्प करता है। तो जो भी काम हो रहा है ना, इस सीनियर के अंडर तक गाइडलाइंस में हो रहा है, यानी कि सीनियर उसको ओवरव्यू कर रहा है, हमेशा देख रेख में हो रहा है, तो कोई गलती करने का चांस कम हो जाता है। और दूसरा चीज, अगर जूनियर सीनियर के साथ मिलकर काम करता है तो जूनियर भी बहुत खुश होता है, यार मुझे बॉस के साथ मिलकर काम करने का मौका मिल रहा है, तो वो चीज़ से खुश होता है। इससे ऑर्गेनाइजेशन को भी बहुत बेनिफिट्स होता है और वो चीज़ सीखता भी है, जूनियर जो काम करता है तो सीखता भी है। और फिर आता है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है ना, कि जितना भी काम होता है वो सारे सबऑर्डिनेट मतलब ऊपर से नीचे तक बढ़ते जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ए टॉप लेवल है और बी और सी, मतलब ये हो गया टॉप लेवल और ये हो गया मिडिल लेवल और ये हो गया लोअर लेवल। तो ये सारा पावर सिर्फ एक इंसान के हाथ में नहीं रहेगा, बल्कि इसके पास भी पावर रहेगा, इसके पास भी पावर रहेगा। जैसे कि मैनेज कर रहा है, डिपार्टमेंट मैनेज कर रहा है, तो डिपार्टमेंट वाला पावर इसके पास रहेगा। ये पूरा इंस्टीट्यूशन को मतलब पूरा ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहा है, तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन का पावर इसके पास रहेगा। तो अपने अपने पोजीशन के हिसाब से पावर दिया जाता है, एक इंसान के पास नहीं रहता है, सिर्फ टॉप लेवल के पास नहीं रहता है, सबके पास जो पावर बढ़ता है, इसके पास भी पावर बढ़ गया, तो उसी को कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर among the worker or the employee or of the management of the organization according to their post or level of their job, that is called decentralization। पावर और अथॉरिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसी को कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। बट डेलीगेशन में ऐसा नहीं होता है, और ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन में होता है। कौन? डिसेंट्रलाइजेशन। बट डेलीगेशन सिर्फ एक डिपार्टमेंट में होता है। जैसे कि एक सीनियर हेड है, हेड अपने जूनियर को दिया तो सिर्फ एक डिपार्टमेंट में दिया, न कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में हर हेड सिर्फ जूनियर को ही दिया, ऐसा नहीं होता है। और इसीलिए दोनों में डिफरेंस सबसे बड़ा क्या है कि डिसेंट्रलाइजेशन पूरे ऑर्गेनाइजेशन में होता है, बट डेलीगेशन सिर्फ एक ही हेड में होता है या फिर एक ही डिपार्टमेंट में होके रह जाता है। फिर दूसरा चीज है डिफरेंस क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन हमेशा टॉप से लेकर बॉटम तक पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट डेलीगेशन में पावर सिर्फ एक हेड से और एक सबऑर्डिनेट तक ही सीमित रह जाता है। और इसमें पावर के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है, पावर यानी कि अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलता है। क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी। सॉरी, एक और लास्ट पॉइंट बच गया, और वह सेंट्रलाइजेशन, डिसीजन मेकिंग ओनली वन टॉप लेवल। डिसेंट्रलाइजेशन जैसे कि टॉप से लेकर जो बॉटम तक हर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, वैसे ही सेंट्रलाइजेशन में होता है सिर्फ एक इंसान के पास पावर रहना, या फिर एक लेवल पे, जैसे कि टॉप लेवल में सीईओ होता है, चीफ ऑफ डायरेक्टर होता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है। ये सारे लोग ही सिर्फ डिसीजन ले सकता है और कुछ भी कर सकता है। उसके अलावा जूनियर लोग या फिर उससे जो भी बॉटम लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकता है। इसी को कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। आई होप कि ये चैप्टर आप सभी को पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा, नहीं तो एक दो बार और वीडियो देख सकते हैं, और थोड़ा बहुत हुआ तो नोट्स भी बना सकते हैं जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ है इसमें, और मैंने जो हाईलाइट किया। आई होप कि क्लियर हुआ। कोई भी डाउट रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो जय हिंद।